जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलिम में COP30 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आयोजन किया जा रहा है। ये इसकी 30वीं बैठक है जिसमें 200 देश, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर और नागरिक और समाज एक साथ आएंगे। यहां मुद्दा है जंगलों की रक्षा, क्लाइमेट फाइनेंस और कमजोर इलाकों की मदद पर फोकस। UNFCCC के मुताबिक COP30 क्लाइमेट एक्शन को लोगों की जिंदगी से जोड़ेगा, बेहतर ग्रोथ, ज्यादा नौकरियां और कम प्रदूषण। इसलिए हमने सोचा कि जिज्ञासा कार्यक्रम में आज सबसे पहले आपको COP30 के बारे में बता दें। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस उन देशों पर है जिन्हें जलवायु परिवर्तन से सीधे खतरा है। COP30 में एडॉप्टेशन इंडिकेटर्स तय करना और वित्तीय मदद की डिलीवरी को सुनिश्चित करना मुख्य एजेंडा है। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने राष्ट्रीय हालात, फाइनेंस, तकनीक और क्षमता के मुताबिक इन इंडिकेटर्स को भारत अंतिम रूप देना चाहता है। ब्राजील ने इस COP में पिछले वादों को पूरा करने पर जोर दिया है जिसमें फॉसिल फ्यूल का सिस्टमैटिक निष्कासन शामिल है। COP30 इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि पहली बार यह माना गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि रोकने का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है। ये तो आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जो तापमान है धरती का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष की दर से बढ़ता चला जा रहा है। भारत इस सम्मेलन में अपनी रीन्यूएबल एनर्जी में हासिल की गई सफलता को साझा करेगा। इसमें वैश्विक जलवायु नीतियों के भविष्य और वित्तीय मदद के मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे। COP30 के जो 6 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, आइए उनके बारे में आपको बता दें। पहला स्तंभ है मिटिगेशन। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने का मतलब है कार्बन और अन्य गर्मी बढ़ाने वाली गैसों में कटौती करना ताकि गृह कम गर्म हो। उदाहरण के लिए कोई देश अपने बिजली संयंत्रों को कोयले से सौर और पवन ऊर्जा पर ले जाता है ताकि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। दूसरी चीज है अनुकूलन। जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए हर देश को अपनी एक क्षमता विकसित करनी होगी जिसमें समुदायों, पारिस्थितिकी और बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के असर जैसे कि तूफान और सूखे का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। समुद्री इलाकों में तूफान और जल स्तर के बढ़ने की समस्या है तो इससे जो आने वाली बाढ़ है उससे निपटने के लिए चेतावनी सिस्टम लगाए जाएं और दूसरे महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं ताकि आप अपने देश के लोगों को बचा सकें। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है फाइनेंस। धन जुटाने का मतलब है दुनिया भर में जलवायु समाधानों में मदद के लिए सरोकारों, निजी क्षेत्र और दूसरे सोर्सेज से फंड जमा करना और इस तरह से जलवायु परिवर्तन के जो असर हैं उन्हें कम करने के लिए तेजी से काम करना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आधार है वो है टेक्नोलॉजी। जो चौथा स्तंभ है इनोवेशन और क्लीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी का मतलब है नए उपकरणों और एनर्जी की क्लीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना और उसको साझा करना। इसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी शामिल है। सभी देश बेहतर जलवायु समाधान अपना सकें और इनोवेटिव प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करें जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी और बेहतर हीटिंग सिस्टम को विकसित करना इसमें शामिल है। पांचवां जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसका मतलब है स्थानीय सरकारें, समुदाय और संगठन जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी स्किल्स, इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स को बनाने में मदद करें। और इसके बाद है कार्यान्वयन के साधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी चीजों को अपनाना और पूरी ताकत से इनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के असर अब बहुत भयानक होते जा रहे हैं। धरती का तापमान हर 10 सालों में 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। अगर यही चलता रहा तो वातावरण बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मौसम में जो बदलाव हैं, जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी, सूखा, बाढ़ और
तूफान, ये सारी स्थितियां आज चारों तरफ नजर आ रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक दक्षिणी महाद्वीप के आसपास समुद्री बर्फ के पिघलने को लेकर चिंतित हैं। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से कुदरती मुसीबतों की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025 ये बताती है कि बीते साल में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण कृषि के क्षेत्र में 66% का नुकसान हुआ है और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 20% का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत गर्मी के कारण मजदूरों में काम करने में क्षमता की कमी हुई है और इससे 194 अरब डॉलर की आय का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट दुनिया के 71 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 128 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने तैयार की है और इसका नेतृत्व किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने। ये रिपोर्ट बताती है कि फॉसिल फ्यूल पर दुनिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन नहीं कर पा रही है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां और उनकी सेहत और उनकी आजीविका खतरे में है। ये रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को नापने के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें से 20 में से 12 अभी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए हैं। 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल 10,000 मौतें जंगल की आग से उत्पन्न PM 2.5 प्रदूषण से जुड़ी हैं, यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5। चिंता की बात यह है कि 2003 से 2012 की तुलना में ये 28% अधिक है, यानी इससे बहुत ज्यादा चिंता पैदा हो गई है। इंसान जो 2.5 PM वाले प्रदूषण को उत्पन्न करता है, इससे भारत में 2022 के दौरान 17 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। पेट्रोल के उपयोग से जो प्रदूषण हुआ है उससे 2.69 लाख लोगों की मौतें हुई हैं और देश के सभी बड़े शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ रहा है। जाहिर है कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ब्राजील के बेलेम शहर में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो COP30 शुरू हुआ है, इसमें इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातें की जाएंगी। आज पूरी दुनिया एक नई और बढ़ती हुई सेहत की समस्या का सामना कर रही है और वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD, यानी गुर्दों की लंबे समय की बीमारी। हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में तकरीबन 79 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। सन 1990 की तुलना में ये तकरीबन दोगुनी हो चुकी है, यानी बीते 3 वर्षों में इन मरीजों की तादाद में 2 गुना का इजाफा हुआ है। ये स्टडी अमेरिका के NYU लैंगोन हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन द्वारा की गई है और ये स्टडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 परियोजना का हिस्सा है। अध्ययन के अनुसार 2023 में करीब 15 लाख लोगों की मौत केवल किडनी की बीमारी से हुई, जो 1993 की तुलना में लगभग 6% ज्यादा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज दुनिया में मौत के चोटी के 10 कारणों में शामिल हो गई है। हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या लोक सेवा प्रसारण दिवस। महात्मा गांधी एक बार ही केवल आकाशवाणी के स्टूडियोज में गए और इसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। सन 1947 में 12 नवंबर के दिन उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में स्टूडियो से कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों को संबोधित किया था। बस इसी दिन की याद में भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के महत्व को उजागर करना और निष्पक्ष सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करना। आपको बता दें कि 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो से महात्मा गांधी ने कुरुक्षेत्र में बसे शरणार्थियों को संबोधित किया था, क्योंकि किसी वजह से वो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे और उन्होंने तब भी राष्ट्रीय एकता, शांति और अहिंसा की बात पर जोर दिया था। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है ऐसा प्रसारण जिसमें जनता की भलाई, उसके लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन शामिल हो और आकाशवाणी की ये गौरवशाली यात्रा इन उद्देश्यों को निभाते हुए जारी है।
हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों के बीच डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 25 लाख से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज है। वर्ल्ड डायबिटीज डे की स्थापना 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। 14 नवंबर का दिन इंसुलिन को खोजने वाले सर फ्रेडरिक बैटिंग का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन का चुनाव डायबिटीज डे के तौर पर किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 25 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उन्हें प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज एक ऐसी गंभीर चेतावनी है जहां ब्लड शुगर का लेवल सामान्य से ज्यादा तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज में शामिल किया जा सके। ये स्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित कर रहा है। यदि समय रहते अपनी जीवन शैली में और अपने भोजन में बदलाव नहीं किए गए तो कुछ ही सालों के भीतर टाइप 2 डायबिटीज का व्यक्ति पूरी तरह से शिकार बन सकता है। इस स्थिति को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर इसका कोई लक्षण नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपती है। ये डायबिटीज के साथ आने वाले सभी जोखिमों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी डैमेज को बढ़ाना शुरू कर देती है। इसलिए भारतीयों के लिए प्री डायबिटीज के जोखिम और इसके कारणों को जानना और इस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री डायबिटीज वो स्थिति है जब आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के संकेतों को ठीक से नहीं पहचानती। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शुगर को एनर्जी में बदलता है। इस परिस्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी वजह से जो शुगर है वो ब्लड में जमा होने लगता है। ये स्थिति खतरनाक है क्योंकि ये बिना लक्षण के शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और ये एक स्पष्ट संकेत है कि आप डायबिटीज के दरवाजे पर खड़े हैं। प्री डायबिटीज का जोखिम उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जिनका वजन ज्यादा है और जिनकी शारीरिक गतिविधियां कम हैं या जिनके परिवार में पहले से ही डायबिटीज का इतिहास रहा है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। चूंकि प्री डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं दिखता, इसलिए इसे एक साइलेंट कंडीशन कहा जाता है। कुछ लोगों को गर्दन या बगल में त्वचा का काला पड़ना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिन आना, बहुत ज्यादा थकान होना, धुंधला दिखना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर आप में ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसकी पुष्टि के लिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना चाहिए। डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे दिल, किडनी, आंखों और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके शुरुआती लक्षण अक्सर नजर नहीं आते और जब तक लक्षण दिखने लगते हैं तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। और डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज की जांच या रोकथाम का सबसे पहला कदम है रूटीन स्क्रीनिंग। जिन लोगों के परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या जो शारीरिक रूप से कम एक्टिव हैं या मोटापे का शिकार हैं, उन्हें HbA1c टेस्ट यानी ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। प्री डायबिटीज की पहचान समय पर हो सके और इलाज किया जा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन, पोर्शन कंट्रोल और हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, योगा या साइकिलिंग डायबिटीज को कंट्रोल करने के आसान तरीके हैं। तनाव और नींद की कमी से भी ब्लड शुगर पर असर पड़ता है, इसलिए गहरी सांस लेना, ध्यान करना, अपनी मनपसंद गतिविधियों में शामिल होना मानसिक शांति और मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। तो आप सभी जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और विविध भारती सुनते रहें। अब दीजिए इजाजत। जिज्ञासा जिज्ञासा